हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि सही होंगे। मैं अरविंद सिंह आपके अपने इस चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जैसा कि आपको पता है कि हम क्लास हाई स्कूल की रसायन विज्ञान की पूरी सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं। ये हमारा फर्स्ट वीडियो का थर्ड पार्ट है। यदि आपने फर्स्ट और सेकेंड पार्ट नहीं देखा है तो इसकी लिंक आपको आज की इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मैं रिकमेंड यही करूँगा कि आप पहले फर्स्ट और सेकेंड पार्ट देख लें, उसके बाद इस पार्ट पर आएँ ताकि आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर हो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे, यदि आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बगल में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारी लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो ट्यूटोरियल को। तो फ्रेंड, चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो ट्यूटोरियल को। सबसे पहले हम लोग रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार के बारे में बातें कर रहे थे। अपने पिछले कुछ ट्यूटोरियल्स में हमने कुछ अभिक्रिया के प्रकार के बारे में बातें कर ली थी। आज हम देखेंगे कि और भी टाइप्स है, जैसे हम लोगों ने पहले संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया पहले पार्ट में कवर कर लिया था। उसके बाद प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ऊष्मा क्षेपित और ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, ये सेकेंड पार्ट में हम लोगों ने कवर किया था। आज हम लोग देखेंगे ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया क्या होती है, और साथ ही देखेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है, और देखेंगे दोहरी विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। यानी ऑक्सीकरण, अपचयन, रेडॉक्स अभिक्रिया और दोहरी विस्थापन अभिक्रिया, ये तीनों को हम इस वीडियो ट्यूटोरियल में कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया को लेकर के। तो ऑक्सीकरण अपचयन में अभिक्रिया में देखिए इसका डेफिनेशन क्या हमारे पास है, परिभाषा क्या है। बहुत सिंपल से डेफिनेशन लिखा है यहाँ पर। किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का बाहर निकलना ऑक्सीकरण कहलाता है। कोई रिएक्शन हो रहा है, उस रिएक्शन में कोई एलिमेंट है, जैसे आप सिंपल से एग्जांपल समझिए इस चीज़ को। जैसे देखिए यहाँ पर सी है और ऑक्सीजन से क्रिया किया, यानी कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ क्रिया किया हुआ है तो कार्बन डाइऑक्साइड बना हुआ है। तो ऑक्सीजन किसके साथ जुड़ा, कार्बन के साथ जुड़ा। तो किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ना, किसी पदार्थ में या किसी तत्व में ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। किसी तत्व में या पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण लिखा गया, वही चीज़ ऊपर लिखा गया। देखिए दूसरा डेफिनेशन देखिए भी वही है हमारे पास। किसी तत्व में ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। ओके, अब तीसरा डेफिनेशन भी वही चीज़ है। तीसरा एग्जाम्पल भी आप लोग को समझ में आ रही होगी बात। यानी इसमें ऑक्सीजन किसके साथ जुड़ा, मैग्नीशियम के साथ जुड़ा, तो मैग्नीस ऑक्साइड बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना हुआ है। देखिए ये इसमें क्या जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन जुड़ा। इन तीनों एग्जाम्पल में देखिए ध्यान से, तो ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है हर एक एलिमेंट के साथ और एक यौगिक बना हुआ है राइट हैंड साइड में। अच्छा ध्यान से देखिए, तो क्या ये एग्जाम्पल आपका संयोजन अभिक्रिया का एग्जाम्पल हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि दो या दो से ज़्यादा अभिकारक आपस में मिलते तो एक सिंगल उत्पाद बनाते हैं। तो ये एक संयोजन अभिक्रिया का एग्जाम्पल भी आप इसको लिख सकते हैं। साथ ही साथ ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया का भी एक एग्जाम्पल है। ठीक है, अब देखिए हमारे पास, अब ध्यान से देखिए, तो हमारे पास दूसरा भी एक डिफिनेशन था कि हाइड्रोजन का बाहर निकलना भी ऑक्सीकरण कहलाता है। देखिए यहाँ पर NaH है और इसमें से बाहर क्या निकला हुआ है, हाइड्रोजन बाहर निकल गया है, तो भी ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगा क्या? बिल्कुल होगा, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन एक ये भी टर्म है। तो हाइड्रोजन या तो ऑक्सीजन जोड़े या तो हाइड्रोजन बाहर निकले, या तो ऑक्सीजन जोड़े या तो हाइड्रोजन बाहर निकले, तो क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन, इसमें से देखिए NaH था, अभी Na अलग हो गया और हाइड्रोजन अलग हो गया, तो इसमें से क्या निकल गया, आपका हाइड्रोजन निकल गया ना। अब देखिए यहाँ पर H2O था, H2O में H2 अलग हो गया और OH अलग हो गया, तो भी क्या हो गया, ऑक्सीकरण का एग्जाम्पल हो गया। देखिए इन दोनों एग्जाम्पल में आपका क्या हुआ है, हाइड्रोजन बाहर निकला हुआ है। आगे बात करते हैं हम लोग, या इसका एक दूसरा परिभाषा हो सकता है ऑक्सीकरण अभिक्रिया का। देखिए यहाँ पर किसी तत्व में इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना या इलेक्ट्रॉन की कमी या धनावेश का बढ़ना भी ऑक्सीकरण होता है। यानी किसी कोई तत्व, उसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन हम निकाल दिए, है ना, तो उसमें इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो किसकी मात्रा बढ़ जाएगी, प्रोटॉन की, यानी धनावेश की संख्या बढ़ जाएगी। हाँ, तो उसको भी ऑक्सीकरण ही बोलेंगे। जैसे एग्जाम्पल में देखिए आप लोग, देखिए यहाँ पर सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन को त्याग करके धन आयन बनाया हुआ है। सोडियम क्या किया हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन को त्याग किया और धन आयन बनाया हुआ है, तो ये किसका एग्जाम्पल है, आपका ऑक्सीकरण का एग्जाम्पल है। यहाँ पर देखिए Cu+ है, ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन निकला हुआ है इसमें से, अब फिर से हम एक इलेक्ट्रॉन और निकाले तो यहाँ पर Cu+2 हो गया, दो इलेक्ट्रॉन निकल गया, एक तो पहले निकला हुआ था, एक और निकाल दिया, तो ये भी किसका एग्जाम्पल हो सकता है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया का। देखिए Zn है, Zn में से देखिए दो इलेक्ट्रॉन निकला है, तो यहाँ पर 2+ होना चाहिए, गलती से हो गया, सॉरी दोस्तों, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। यहाँ पर देखिए Fe+2, यानी दो इलेक्ट्रॉन पहले निकले, एक इलेक्ट्रॉन हम और निकालें तो +3 हो गया।
ना 2 इलेक्ट्रॉन पहले निकले थे तो +2 था, 1 इलेक्ट्रॉन हमने और निकाल लिया तो +3 हो गया। तो ये किसका एग्जाम्पल है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया का। यानी किसी तत्व में से इलेक्ट्रॉन का निकलना भी क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। ये कह सकते हैं धनावेश का बढ़ना। भाई इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो धनावेश तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, तो धनावेश का बढ़ना भी किसका एग्जाम्पल होता है? ऑक्सीकरण का, यानी ऑक्सीकरण अभिक्रिया का। देखिए 2 डिफिनीशन मैंने आपको बताया। एक तो बताया कि किसी तत्व में ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का बाहर निकलना ऑक्सीकरण होता है, या तो किसी तत्व में से इलेक्ट्रॉन का निकलना या धनावेश का बढ़ना भी क्या होता है? आपका ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग, आगे कुछ और बात करते हैं भाई। अब दूसरा हमारा था अपचयन। अपचयन को अवकारक भी बोलते हैं। कभी कभी एग्जाम में आपको अवकारक नाम दे करके ही पूछा जाता है, तो इससे आप कंफ्यूज ना हो, अपचयन को ही अवकारक बोलते हैं, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। ठीक है, इसकी परिभाषा देखिए क्या है हमारे पास। जैसा आपका ऑक्सीकरण का परिभाषा था, उसी का उल्टा आपका अपचयन का परिभाषा है। देखिए किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का जुड़ना या ऑक्सीजन का बाहर निकलना अपचयन कहलाता था ना। तो ये है ना उसका उल्टा, किसका? ऑक्सीकरण का। क्यों उल्टा है? क्योंकि ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन जुड़ता था और हाइड्रोजन बाहर निकलता था, जबकि अपचयन में क्या हो रहा है? हाइड्रोजन जुड़ रहा है और ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है। बात समझ में आ रही होगी क्या मैं कह रहा हूँ? यानी किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का जुड़ना या ऑक्सीजन का बाहर निकलना क्या कहलाता है? अपचयन कहलाता है। ठीक है, या किसका और परिभाषा, जैसे उन्होंने 2 परिभाषा वहाँ पर देखा था, यहाँ पर भी एक और परिभाषा दे सकते हैं। किसी तत्व में इलेक्ट्रॉन का जुड़ना या आवेश का बढ़ना, यहाँ पर ऋण आवेश रहेगा, सॉरी दोस्तों, ऋण आवेश का बढ़ना भी अपचयन कहलाता है। अब देखिए वहाँ पर कौन आवेश बढ़ रहा था? धनावेश बढ़ रहा था। यहाँ पर कौन आवेश बढ़ रहा है? ऋण आवेश बढ़ रहा है। यानी किसी तत्व में यदि हम इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे तो उस पर ऋण आवेश ही तो बढ़ेगा। अब देखिए इसका एग्जाम्पल देखिए, समझ में आ रहा होगा। देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, इसमें क्या जुड़ा हुआ है? हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है क्या? सल्फर ने ऑक्सीजन के साथ क्रिया किया हुआ है, सल्फर ने हाइड्रोजन के साथ क्रिया किया हुआ है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस बना हुआ है। तो यहाँ पर सल्फर का क्या हुआ? अपचयन हुआ। ठीक है, बात समझ में आ रही होगी मैं क्या कह रहा हूँ यहाँ पर। तो किसी तत्व में हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है? अपचयन कहलाता है। एक दूसरा एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर भी देखिए क्या हुआ है। यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन बाहर निकला हुआ है। ध्यान से देखिए, यहाँ पर ऑक्सीजन सीयू में से क्या निकला? ऑक्सीजन बाहर निकला हुआ है। तो सीयू में से ऑक्सीजन बाहर निकला था, सीयू बस बच गया इधर। तो ये भी आप देखिए, या तो हाइड्रोजन जोड़ो या तो हाइड्रोजन बाहर निकालो ना। तो दोनों किसका एग्जाम्पल होगा? अपचयन अभिक्रिया का। तो समझ में आ रहा होगा क्या मैं क्या कह रहा हूँ। ये पहले के लिए यहाँ पर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर दिया है। पहला जो परिभाषा यहाँ पर आपने लिखा है, यहाँ पर मैंने लिखा है, इसका एग्जाम्पल ये दोनों हो गए। ठीक है, अगला देखिए, जो अगले एग्जाम्पल है हमारे पास है, जो भी आपने ऑक्सीकरण में किया था उसी का उल्टा कर दीजिए। देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ Na+ है, ऑलरेडी प्लस है, उसने 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया, यानी 1 इलेक्ट्रॉन निकला हुआ था, 1 इलेक्ट्रॉन जब उसने ले लिया तो स्टेबल हो गया। यानी इस कंडीशन में कितने इलेक्ट्रॉन है? सोडियम के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? सॉरी, सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 11। अभी इस कंडीशन में यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है? 10। एक और लिए कितने हो गए? 11 हो गए। 11 हो गया तो क्या, वो न्यूट्रल हो गया, यानी उसके बाहरी कोश, सॉरी उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई? इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 हो गए, सॉरी 11 हो गए। यहाँ पर देखिए सीयू में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है ना, उसमें 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया, फिर भी 1 इलेक्ट्रॉन तो रह गया ना। 1 इलेक्ट्रॉन तो देखिए यहाँ पर सीयू ने क्या किया? 1 इलेक्ट्रॉन लिया हुआ है, तो 1 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद 1 माइनस चार्ज घटेगा ना, तो 1 माइनस चार्ज घटेगा तो फिर भी 1 प्लस बच जाएगा। देखिए यहाँ पर प्लस बचा हुआ है। ऐसे यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर Zn+2 है, Zn+2 में 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया है, तो दोनों माइनस चार्ज खत्म हो जाएंगे। और यहाँ पर देखिए 1 इलेक्ट्रॉन लिया हुआ है, तो 1 माइनस चार्ज खत्म हुआ, तो Fe+2 बचा हुआ है। तो इतने आपको ये समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन को जोड़ रहे हैं। देखिए इस साइड में जितने इलेक्ट्रॉन जोड़ रहे हैं उतने ही इधर प्लस चार्ज खत्म हो रहे हैं। देखिए 1 इलेक्ट्रॉन जोड़ा तो 1 प्लस चार्ज खत्म हुआ, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन जोड़ा तो फिर भी 1 प्लस चार्ज खत्म हुआ, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ा तो दोनों प्लस चार्ज यहाँ पर देखिए खत्म हो गए। यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन जोड़ा तो देखिए यहाँ +3 चार्ज थे, यहाँ +2 चार्ज हो गए। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कह रहा हूँ। आगे और बात करते हैं हम लोग, आगे देखते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। अब रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती थी, ध्यान समझिए। रेडॉक्स अभिक्रिया ये हमारा 6वां है हमारा। देखिए इसकी परिभाषा देखते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ हो रहा हो, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। अब ऐसी कोई अभिक्रिया होती है जिसमें, अब बहुत सारे ऐसी अभिक्रिया होती है जिसमें या तो ऑक्सीकरण हो रहा होगा या तो अपचयन हो रहा होगा, है ना। लेकिन बहुत सारी ऐसी भी अभिक्रियाएं होती हैं, ऐसे भी रिएक्शन होते हैं जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ होते हैं। बात समझ आ रही है मैं क्या कर रहा हूँ? नहीं, मैं ये बोला कि बहुत सारी अभिक्रियाएं होती है जिसमें केवल ऑक्सीकरण होता है, बहुत सारी ऐसी अभिक्रियाएं होती है जिसमें केवल अपचयन होता है, और बहुत सारी ऐसी भी अभिक्रियाएं होती हैं जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ होते हैं। हाँ, तो इसका एग्जाम्पल देखिए, आप लोगों को समझ में आ जाएगा अभी। देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, तो ऑक्सीकरण का एग्जाम्पल क्या था?
ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का बाहर निकलना। और अपचयन का क्या एग्जाम्पल था, सॉरी अपचयन का क्या परिभाषा था, हाइड्रोजन का जुड़ना या ऑक्सीजन का बाहर निकलना। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए Fe2O3, यहाँ पर देखिए Fe में से क्या हुआ है, Fe हो गया, तो क्या निकला इसमें से, हाइड्रोजन बाहर, सॉरी ऑक्सीजन बाहर निकला। ऑक्सीजन बाहर निकला तो इसका मतलब क्या होगा, ये अपचयन हो गया क्या, बिल्कुल। देखिए ऑक्सीजन बाहर निकला हुआ तो ये क्या होगा, ये अपचयन होगा ना, यानी ऑक्सीजन का बाहर निकलना क्या होता है, अपचयन होता है क्या, बिल्कुल। और यहाँ पर देखिए CuO है, सॉरी CO है, कार्बन मोनोऑक्साइड इसको बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पर किस में CO2 में कन्वर्ट हो रहा है, यहाँ पर सॉरी तो कट गया है गलती से। यहाँ पर देखिए एक ऑक्सीजन थे, यहाँ पर कितने ऑक्सीजन हो गए, 2 ऑक्सीजन हो गए। तो ऑक्सीजन का जुड़ना क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन निकल रहा है और यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो ऑक्सीजन का निकलना अपचयन, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण। समझ में आ रहा होगा। अब देखिए ये दोनों काम एक ही अभिक्रिया में हो रहे हैं, ये दोनों काम, ऑक्सीकरण भी इसी अभिक्रिया में और अपचयन भी इसी अभिक्रिया में है। तो इस प्रकार की जो अभिक्रियाएं होती हैं जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक ही अभिक्रिया में हो रहे हों, तो इसको बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। आई थिंक बात आपको समझ में आ रही होगी मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, तो ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक ही अभिक्रिया में हो रहा हो, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। आगे बात करते हैं हम लोग, कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं इसके। देखिए यहाँ पर Zn है, Zn+2 में गया हुआ ना, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या हुआ भाई, इलेक्ट्रॉन बाहर निकला हुआ है भाई। Zn में कुछ, अब दो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल, तभी तो इस पर 2+ चार्ज आया है। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकला है, तो इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना यानी धनायन बनाना भी क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है, क्या बताया था मैंने ना। तो यहाँ पर देखिए Zn से Zn+2 में चला गया, तो इसका मतलब इसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकला होगा तभी +2 में गया हुआ है, तो इसका मतलब यहाँ पर भी क्या हुआ ऑक्सीकरण हुआ हो गया। अब यहाँ पर देखिए Cu+2 था, 2+ इस पर ऑलरेडी चार्ज है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, कोई प्लस चार्ज नहीं है, तो इसका मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया होगा तब जाकर के ये Cu में बदला हुआ। यानी यहाँ पर क्या हो रहा होगा, आपका अपचयन हो रहा होगा। अपचयन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, और ऑक्सीकरण में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन निकलता है। तो ऊपर देखिए इलेक्ट्रॉन बाहर निकला है, क्या इलेक्ट्रॉन बाहर निकला तभी प्लस में आया हुआ है, और यहाँ पे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, इस कारण से क्या है, ये माइनस हुआ है। ठीक है, तो +2 चार्ज था, उसमें से हमने 2 इलेक्ट्रॉन और ग्रहण किया, तो क्या होगा यहाँ पर, Cu+2 में चला गया। ठीक है, आगे बात करते हैं एक और एग्जाम्पल की। अब देखिए यहाँ पर ऑक्सीकरण को बोलते हैं ऑक्सीडेशन, ठीक है, और अपचयन को बोलते हैं रिडक्शन इंग्लिश में। ठीक है, ऑक्सीडेशन को हिंदी में बोलते हैं ऑक्सीकरण, और रिडक्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं, अपचयन। देखिए यहाँ पर भी वही हमारा पुराना वाला एग्जाम्पल है जो हम लोगों ने किया था वही। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। अभी थोड़ी देर पहले एग्जाम्पल में यही बात हुई, दोबारा एग्जाम्पल आ गया यही। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 3 ऑक्सीजन है, यहाँ पर है क्या, कोई नहीं, तो ऑक्सीजन बाहर निकला, तो इसका मतलब क्या हो गया, अपचयन। लॉस ऑफ ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन बाहर निकला हुआ, तो क्या हो गया, अपचयन, रिडक्शन यानी अपचयन हो गया। यहाँ पर देखिए क्या हुआ, ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, यहाँ पर 1 ऑक्सीजन था, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन हो गए। यहाँ पर कितने ऑक्सीजन थे, यहाँ पर 1 ऑक्सीजन थे कार्बन मोनोऑक्साइड में, और CO2 में कितने ऑक्सीजन हो गए, यानी कार्बन डाइऑक्साइड में 2 ऑक्सीजन हो गए। तो ऑक्सीजन बढ़ा है यहाँ पर, तो ऑक्सीजन का बढ़ना या ऑक्सीजन का जुड़ना क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। अब देखिए यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल आपके सामने जिसमें एक ही रिएक्शन में ऑक्सीकरण भी हो रहा है, अपचयन भी हो रहा है। देखिए ये तो एग्जाम्पल देखिए हमारे पास Cu किस में हुआ था, Cu+2 में 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकला इसमें से। इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना यानी इलेक्ट्रॉन त्याग करना क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। और यहाँ पर देखिए क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना क्या होता है, अपचयन होता है। अब देखिए बहुत सारे एग्जाम्पल है, अब इसको करिएगा, समझिएगा ध्यान से अपने से, तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी अच्छे से। तो मैं इस चीज़ को मानकर चल रहा हूँ कि अब इसको कवर कर लेंगे। अगर फिर भी नहीं आएगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछिएगा, मैं इसका आंसर आपको जरूर दूंगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं और कुछ। अब हमारे दैनिक जीवन में यानी जो हमारे नॉर्मल लाइफ होती है उसमें ऑक्सीकरण के क्या क्या प्रभाव होते हैं ना। समझ गए कि भाई ऑक्सीकरण क्या होता है, अपचयन क्या होता है, बहुत चर्चा कर ली। अब हमारे रियल लाइफ में यानी आम जिंदगी में ऑक्सीकरण और अपचयन का यानी ऑक्सीकरण का क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो संक्षारण। अब संक्षारण का मतलब होता है कोई भी चीज़ का कमज़ोर होना। ठीक है, क्या होता है, संक्षारण का मतलब होता है किसी चीज़ का कमज़ोर होना। देखिए यहाँ पर लिखा है, जब भी कोई धातु आर्द्रता या नमी, वायु, पानी, अम्ल आदि के संपर्क में आता है तो धातुएं क्या होता है, संक्षारित हो जाती हैं या खराब हो जाती हैं या कमज़ोर हो जाती हैं। जैसे कोई धातु मैंने जैसे मान ली छड़ वगैरह आप रखे होंगे बाहर, तो वो वायु वगैरह रहता है वहाँ पर, ऑक्सीजन वगैरह रहता है, तो उसमें क्या जंग लग जाता है, तो जंग लगने के कारण वो क्या होता है, ख़राब हो जाता है ना। तो छड़ आयरन का बना हुआ है ना, जिससे लोहे की जो बनी वस्तुएं होती हैं उस पर जंग लग जाता है ना। जंग किसके कारण लगता है, नमी और वायु के कारण लगता है।
तो क्या होता है वो संक्षारित हो जाती है धातु, मतलब वो धातु क्या हो गई, संक्षारित हो गई या खराब हो गई या कमजोर हो गई कह सकते हैं ना। तो ये ऑक्सीकरण के कारण ही होता है। क्यों भाई, क्योंकि हमने नमी बताया, मैंने क्या बताया, नमी किसके कारण गेन हो रहा है, नमी गेन हो रहा है ऑक्सीजन के कारण। सॉरी, जंग किसके कारण, जंग के लिए दो चीज़ आपके इंपॉर्टेंट है, एक नमी होना चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन आकर जुड़ा होगा और नमी वहाँ पर होगी, किस पर, आपके आयरन पर या छड़ पर, तब जा करके क्या हुआ होगा, उस पर जंग लगा होगा ना। तो ऐसे बहुत सारे ढेरों एग्जाम्पल आपके सामने भरे पड़े हैं जिसमें आपका धातु में संक्षारित, जैसे आपको कुछ एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ यहाँ पर। जैसे लोहे पर जंग लगना मैंने आपको भी बताया ना, चांदी का चांदी का काला पड़ना ना, काला पड़ना या काली पड़ना, चांदी वगैरह जो होता है आप देखते हैं कुछ समय के बाद काला पड़ने लगता है, तो भी क्या होता है वो संक्षारित हो जाती है, उसका ऑक्सीडेशन होने लगता है, नहीं उसमें से ऑक्सीजन आकर जुड़ने लगता है ना, और उस पर काला होने लगता है। अब पीतल वगैरह देखिए, तांबे जो होते हैं वो हरा रंग का परत बना लेते हैं ना, ऑक्सीडेशन जब उनका होता है नहीं, ऑक्सीकरण जब होता है तो उन पर हरे रंग की परत जम जाती है पीतल पर ना। लोहे पर जंग लगता है तो आप देखें ही नॉर्मली, चांदी काला होना देखें ही आप लोग। और तांबे वगैरह के जो बर्तन होते हैं या फिर जो भी वस्तुएं होती हैं उन पे यदि उनका यदि संक्षारण होता है, यानी उनको यदि कोई नुकसान होता है ना, तो उनकी परत जो होती है, ऊपरी परत, वो पीली पड़ने लगती है, सॉरी हरी पड़ने लगती है। क्या आपने देखा। अब देखिए संक्षारण के कारण धातुएं क्या होती है, कमजोर रहती है। इससे बचने के लिए हम परत पर क्या करते हैं, पेंट वगैरह चढ़ाते हैं, लेयर वगैरह चढ़ाते हैं, किसी तरीके की कोटिंग करते हैं उस पर, कोटिंग मतलब किसी तरीके की लेयर उस पर चढ़ाते हैं, उससे संक्षारण को बचाने के लिए, नहीं ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकृत ना हो हमारा धातु, इस कारण से उस पर कई सारी लेयर चढ़ाते हैं। जैसे हम घर में वगैरह, जैसे हम सिंपली बात करें तो हमारे घर में यदि लोहे के दरवाजे वगैरह हैं तो उस पर जंग ना लगे, इसका क्या क्या करते हैं, हम पेंट वगैरह कर देते हैं, तो जंग नहीं लग पाता, नमी वगैरह उसके अंदर नहीं मतलब ऑक्सीजन वगैरह उसके अंदर नहीं प्रवेश कर पाता, तो इस कारण से उसका संक्षारण होने से बच जाता है। आई थिंक आपको बात समझ में आ रही होगी मैं क्या कह रहा हूँ यहाँ पर। आगे और बात करते हैं हम लोग, ठीक है। अब जैसे दूसरा है विक्रांतता। विक्रांतता का मतलब क्या होता है अभी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। वायु मुक्त और तैलीय खाद्य पदार्थों सामग्री वायु के संपर्क में आने पर ऑक्सीकृत हो जाते हैं। जिससे हमारे पास जो तैलीय वाले पदार्थ है, जैसे कि सिंपली बात करें, कोई आपने खाना वगैरह बनाया है तो आप उसको यदि ढक कर नहीं रखते हैं या फ्रिज वगैरह में नहीं रखते हैं तो बहुत जल्दी ही आपका एक या मुश्किल से 10 से 12 घंटे में वो ख़राब हो जाते हैं, है ना। समझ रहे बात आपको। जिससे उनका स्वाद और गंध वगैरह में परिवर्तन आता है। अब जैसे कोई आप ख़राब खाना खाएंगे तो उसका गंध भी कुछ और रहता है और स्वाद भी जैसा होना चाहिए उस तरीके से नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि उसके अंदर ऑक्सीकरण हो गया और उसमें बैक्टीरिया वगैरह पैदा हो जाती हैं जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए काफ़ी नुकसानदायक होता है, ठीक है। अब देखते हैं आगे कि जैसे मान लीजिए हमारे पास ये एक क्या है, हमारे पास चिप्स का पैकेट है, क्या है। अब चिप्स के पैकेट आपको पता है कि वो भी तेल में ही तले जाते हैं, चिप्स के हो गए या आप लोग सिंपली से कुरकुरे वगैरह होते हैं जो आजकल आते हैं, बहुत सारे नमकीन वगैरह आते हैं ना, तो उसमें आप देखे होंगे कि वो पैक रहते हैं, हवा में भरे रहते हैं उसके अंदर। तो आपने सोचा है क्या उसके अंदर क्या रहता होगा ऐसा कि वो ख़राब नहीं होता जल्दी, उतने दिन तक रहता है, जबकि हम नॉर्मली अब घर में यदि चिप्स वगैरह छान कर रखते हैं तो बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है ना। तो रीज़न इसका यह होता है कि उसके अंदर नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। उस चिप्स के पैकेट के अंदर क्या कौन सी गैस भरी जाती है, इस चिप्स के पैकेट के अंदर आपकी नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, जिस कारण से आप देखते हो कि चिप्स के पैकेट आप जब लेते हो तो उसमें हवा, कहते हैं कि यार हवा ज़्यादा है चिप्स कम है, ऐसा आपको लगता होगा। तो वहाँ पर रहता क्या है कि उस समय नाइट्रोजन गैस भरी जाती है ना, क्या भरी जाती है, नाइट्रोजन। तो यह गैस अंदर रखे चिप्स को, पैकेट को ऑक्सीकृत होने से बचाती है। ये अब ये नाइट्रोजन गैस क्या करता है, इसके अंदर नाइट्रोजन गैस पैक रहती है। अब इसके अंदर नाइट्रोजन गैस पैक होने के कारण ये क्या करता है, इसके अंदर ऑक्सीजन नहीं जाता है और उसको ऑक्सीकृत होने से बचाता है, यानी वायु के संपर्क में आने से क्या करता है, बचाता है किसको, इस चिप्स को, इस पैकेट के अंदर जो है नाइट्रोजन गैस रखी हुई है, ठीक है। आई थिंक बात आपको समझ में आ रही होगी मैं क्या कह रहा हूँ। यानी सिंपल सी बात है, चिप्स के अंदर नाइट्रोजन गैस रखी होती है, नाइट्रोजन गैस भरी जाती है ताकि वो ख़राब ना हो। ख़राब होने का मतलब वो ऑक्सीकृत ना हो या उसका ऑक्सीकरण ना हो। और मैं आगे बात में क्या कर रहा हूँ। दूसरा देखिए हमारे पास फ्रिज वगैरह है। अब जानते हैं कि हमको अगर ये खाना लंबे समय तक तरोताज़ा या सब्जियाँ वगैरह अच्छे लंबे समय तक ताज़ा वगैरह रखना है तो हम फ्रिज का यूज़ करते हैं। अब फ्रिज का काम करते हैं भाई, फ्रिज काम ये करते हैं, फ्रिज में रखी सामग्री ऑक्सीकृत होने से बचाते हैं। अब फ्रिज में जो मैंने कुछ रखा हुआ है वो वायु के संपर्क में कम आता है, उसमें दूसरी गैस होती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होती है ना, जो कि ऑक्सीजन से अलग होती है। ऑक्सीजन क्या करता है, अगर उसके अंदर गया तो चीज़ों को ख़राब करने लगती हैं, यानी वो जो भी खाद्य सामग्री वगैरह रखी गई हैं उनको ख़राब करना शुरू कर देती है, ठीक है। तो आई थिंक आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि विक्रांतता क्या होता है। विक्रांतता सिंपल से मतलब जो भी हमारे पास तेल युक्त पदार्थ हैं उस जो बने हुए हैं उनको हम
खराब होने से कैसे बचा सकते हैं, ये सिंपल सा मतलब है। विक्रांता का मतलब होता है ऑक्सीकृत हो, मतलब कि जो तेल वगैरह से बने पदार्थ हैं उनको हम कैसे बताएं ऑक्सीकृत होने के। तो आपने चिप्स का पैकेट देखा, फ्रिज, और भी बहुत ढेर एग्जाम्पल हो सकते हैं। मैंने बस कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल आपके सामने रखा। ठीक है दोस्तों, आज की रही ये ट्यूटोरियल। अब सॉरी, एक और ट्यूटोरियल, एक और है, दोहरी विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। दोहरी विस्थापन अभिक्रिया देखिए क्या होती है, बहुत सिंपल सा है। जिससे आप लोगों ने विस्थापन अभिक्रिया पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। हमारा पहला ट्यूटोरियल था, यानी पहला पार्ट था, जिसमें हम लोग विस्थापन अभिक्रिया में बात की थी। तो हमने कहा था विस्थापन अभिक्रिया के दो टाइप होते थे, एक एकल विस्थापन था, एक दोहरी विस्थापन था। तो मैंने एकल विस्थापन को वहाँ पर डिस्कस किया था, और मैंने कहा था कि दोहरी विस्थापन को मैं आने वाले वीडियो में आपको से डिस्कस करूँगा अच्छे से। देखिए दोहरी विस्थापन में क्या होता है, इस प्रकार की अभिक्रिया में उत्पाद का निर्माण आयनों के आदान प्रदान से होता है ना। तो आप सिंपल, अगर विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता था कि किसी यौगिक में से जो कम क्रियाशील तत्व है उसको हटाता था कौन, अधिक क्रियाशील तत्व। हाँ, मैंने आपको एक श्रेणी दिया था कि कौन किसको हटाएगा, किसकी क्रियाशीलता कम है, किसकी क्रियाशीलता ज़्यादा है। यदि आपने वो नहीं देखा है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मेरा उस वीडियो का सेकेंड पार्ट है, तो आप उसको जाकर वहाँ से आराम से देख सकते हैं। ठीक है, तो आपको अच्छे से ये विस्थापन का कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए इसका एग्जांपल देखिए, आपको समझ में आ गया क्या मैं कह रहा हूँ। देखिए यहाँ पर देखिए ए बी है, और यहाँ पर ए डी है, और यहाँ पर सी डी है, और यहाँ पर बी सी है। तो ए क्या है, ज़्यादा क्रियाशील है किससे, सी से। तो ए किसको हटाया, सी को हटा करके उसके साथ लग गया। तो यहाँ पर क्या बन गया, देखिए ए डी बन गया, बना क्या। अब देखिए यहाँ पर डी ने किसको हटाया, बी को हटाया, डी ने किसको हटाया, बी को हटाया। तो बी को हटाने के बाद यहाँ पर देखिए सी बी बन गया। ठीक है, तो यहाँ पर दो दो तत्व एक साथ आपस में आयनों का आदान प्रदान करते हैं। आई थिंक बात समझ में आ रही होगी। अब देखिए यहाँ पर है Na2SO4, इस एग्जांपल को ध्यान से समझिए। Na2SO4 इसको बोलते हैं सोडियम सल्फेट, और Bl2 बेरियम क्लोराइड है, और गिब्स क्या किया, BSO4 यानी बेरियम सल्फेट है, और NaCl है, यानी जिसे आप लोग साधारण नमक कहते हैं, सोडियम क्लोराइड है इसका है। अब AQ का मैंने मतलब आपको समझाया था, AQ का मतलब क्या होता है, एक्वस सोल्यूशन या जलीय विलयन। यहाँ पर वही चीज़ है, यहाँ पर S का मतलब सॉलिड स्टेट है, यहाँ पर वही चीज़ लिखा हुआ है। अब देखिए Na ने क्या किया, देखिए यहाँ पर इस Ba ने क्या किया है, Na ने किसको हटाया है, Ba को हटाया। तो यहाँ पर क्या बना, NaCl बन गया, और Ba ने किसको हटा दिया, SO4 को, SO4 हो गया, NaBSO4 हो गया। आई थिंक बात समझ में आ रही होगी, इसमें दो एक साथ काम हो रहे हैं। ठीक है, तो आई थिंक बात आपको समझ में आ रही होगी। तो ये रही हमारी आज की ट्यूटोरियल। आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।